हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंपटीशन रूफ चैनल। स्टूडेंट्स, आज की अपनी 4th क्लास होगी व्याकरण की। इससे पहले मैं आप लोगों को संज्ञा सर्वनाम विशेषण की वीडियो उपलब्ध करवा चुकी हूं। आज हम व्याकरण के अगले अध्याय का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है अव्यय। तो आप जल्दी से अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कर दें और आप इत्मीनान से बैठ जाइए क्योंकि इस टॉपिक से प्रश्न रहते हैं। और मेरी धीरे धीरे ये उम्मीद है आप लोगों, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप लोगों को जो है व्याकरण के सभी खंड यहाँ पर उपलब्ध करवा दूँ ताकि आपकी एक बेसिक जो नॉलेज है वो मजबूत रहे और आप घबराएं ना, व्याकरण से आपको डर ना लगे। उसके लिए आपको भी इतना करना होगा कि आप भी पूरे ध्यान से वीडियो सुना करें, ध्यान से चीज़ों को पढ़ा करें। जो पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर भी देती हूँ सेम, तो आप एक बार मेरे से पहले वीडियो से सुने, समझें चीज़ों को, उसके बाद उस पीडीएफ से खुद भी पढ़ें। और हो सके तो अपनी एक डायरी बनाइए, डायरी में नोट्स बनाइए और उन चीज़ों को बार बार आप रिवीजन कीजिए क्योंकि ये आपके केवीएस में, नवोदय में, यहाँ तक कि यूपी पीजीटी टीजीटी में या फिर आप एमपी का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, यहाँ पर ये ग्रामर के सभी स्टेट्स में ये क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इसलिए आप यदि हिंदी के स्टूडेंट्स हैं या आप हिंदी के स्टूडेंट नहीं भी है तो भी जनरल जो हिंदी है वो हर जगह पूछी जाती है, तो आप अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। चलिए आज का टॉपिक शुरू कर लेते हैं, ज़्यादा देर नहीं करती। अव्यय, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अव्यय क्या होते हैं। अभी तक हमने पिछली वीडियोस में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, मैंने क्रिया जो है सर्वनाम के अंतर्गत ही थोड़ी थोड़ी बताई है, पूरा टॉपिक नहीं दिया है। जितना आपसे पूछा जा सकता उतना मैंने बता दिया है। तो ये 4 टॉपिक हमने पढ़े और इन चारों को क्या कहा जाता है? विकारी कहा जाता है, क्योंकि इनमें क्या होता है, लिंग, वचन, कर्म, कर्ता, इन सब चीज़ों के अनुसार क्या होती हैं, चीज़ें बदलती रहती है, इसलिए इनको बोला है विकारी, जिनमें कोई विकार आ जाता है। विकार मतलब कोई परिवर्तन आ जाता है। लेकिन अब बात हो रही है अव्यय की। अव्यय को हम बोलते हैं अविकारी शब्द, जिसमें लिंग, वचन, कर्ता, इन सब चीज़ों के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं आता है। और अब बात देखते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो अव्यय शब्द का अर्थ ही है यहाँ पर क्या है कि जिस शब्द का कुछ भी व्यय नहीं होता। ये मैं आपको पहले भी बताती हूँ। अव्यय वे शब्द हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि व्याकरण कोटियों के प्रभाव से कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे शब्द यहाँ पर क्या क्या है? आजकल, तेज, धीरे धीरे, अरे, ओ, किंतु, पर, ताकि आदि, ये सारे क्या है? अव्यय के उदाहरण हैं। इनके ऊपर लिंग वचनों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अब बात आती है कि अव्यय के कितने भेद होते हैं। तो अव्यय के 5 भेद होते हैं। सबसे पहले क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा विस्मयादि बोधक और 5वां है निपात। और केवीएस ने 2018 में, आप पेपर उठा के देख लीजिएगा, 2018 में निपात से प्रश्न पूछा हुआ है और क्रिया विशेषण से भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। तो आइए पहले हम समझते हैं कि आखिर ये क्रिया विशेषण क्या बला है। एनसीईआरटी को आप जानते हैं, सबसे अच्छी बात की उदाहरणों से ये आपको समझाता है। सबसे पहला उदाहरण दिया, बच्चे धीरे धीरे चल रहे हैं, वे लोग रात को पहुंचे, आप यहाँ बैठिए, बच्चा बहुत रोया। अब आप देखेंगे यहाँ पे कुछ शब्द क्या हैं? रंगीन किए गए हैं। जो रंगीन शब्द हैं वो क्रिया के पहले लगकर उसकी क्या बता रहे हैं? विशेषता प्रकट कर रहे हैं। मतलब क्रिया से पहले जो लगेगा, या हम कह सकते हैं क्रिया की जो विशेषता बताएगा उसको कहेंगे हम क्रिया विशेषण। वे अविकारी या अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उसको क्या कहा जाता है? क्रिया विशेषण। विद्यार्थियों देखिए यहाँ से प्रश्न नवोदय, एनवीएस, पीजीटी में 2013 का पेपर उठा के देखिए, मैंने आप लोगों को उपलब्ध करवाया हुआ चैनल पे, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। तो आपको चीज़ें पता होना चाहिए। क्रिया विशेषण की मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ कि एनवीएस ने कैसे पूछा था। एनवीएस ने पूछा था कि विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है क्रिया विशेषण। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को भी यहीं मैं ऐसे करती हूँ कि हमेशा जो प्रश्न पूछा जाता है उस टॉपिक से रिलेट मैं वहीं लिख देती हूँ। और ये नवोदय ने 2013 में पूछा है, उसके बाद 16 में भी पूछा है। ठीक है, तो आप समझ ही गए होंगे। तो क्रिया की विशेषता प्रायः 4 प्रकार से बताई जा सकती है। तो क्रिया को हम कितने प्रकार से बता सकते हैं? एक रीतिवाचक तरीके से बता सकते हैं, एक स्थानवाचक से बता सकते हैं, एक कालवाचक से बता सकते हैं और तीसरा परिमाणवाचक से। ये चारों भेद आप जैसे परिमाणवाचक आप पहले पढ़ चुके हैं। अब बात आती है ये रीतिवाचक क्या बला है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के घटित होने की विधि
या रीति। रीति का मतलब ही होता है कि उसकी विधि, विधि की विशेषता का जब हमें पता चलता है तो उसको क्या कहते हैं हम, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जैसे उदाहरण के लिए देखेंगे कि गाड़ी प्लेटफॉर्म पर अचानक आ गई, तो अचानक शब्द क्या है, रीति है। मैं उनसे भली भांति परिचित हूँ, क्या हूँ, भली भांति परिचित हूँ, एक रीति है। वह ईमानदारी से काम करता है, ईमानदारी भी क्या है, एक रीति है। तो समझ गए होंगे कि यहाँ पर इसकी पहचान के लिए क्रिया पर कैसे, किस प्रकार के प्रश्न करने चाहिए, इनके उत्तर में जो शब्द प्राप्त होता है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, रीतिवाचक। जैसे गाड़ी प्लेटफॉर्म पर कैसे आ गई, जब हम बात करते हैं तो अरे गाड़ी तो अचानक से आ गई, ठीक है। जब आप किसी से बात करते हो, क्या आप उसे जानते हो, हाँ मैं तो उसको अच्छी तरह से जानता हूँ, तो हमारा जवाब ये होता है ना। तो उत्तर इस प्रकार से जब हमें मिलते हैं तो वहाँ रीतिवाचक होता है। स्थानवाचक से आप समझ ही जाएंगे, बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, जो स्थान को डिनोट करेगा, जैसे यहाँ वहाँ, इधर उधर, नीचे ऊपर, बाहर भीतर, आसपास, घर में, स्टेशन में आदि। तो क्रिया के घटित होने के स्थान के विषय में बोध कराने वाले शब्द को क्या कहा जाता है, स्थानवाचक कहा जाता है। पहले होता है स्थिति बोधक और फिर होता है दिशा बोधक। दिशा बोधक में जिसमें दिशा बताई, जैसे ऊपर की ओर जाओ, थोड़ा नीचे की तरफ आओ, इधर उधर जाओ, चारों ओर देखो। स्थिति बोधक में जैसे आगे की बढ़ो, पीछे ओर आओ, ऊपर नीचे देखो, आर पार दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये सारे उदाहरण कहाँ आते हैं, स्थिति बोधक में। स्थानवाचक क्रिया विशेषणों की पहचान के लिए क्रिया पर कहाँ प्रश्न पूछना चाहिए। जैसे हमें पूछना चाहिए कि खाने का सामान कहाँ रखा है, तो हम बोलेंगे स्लेब पर ऊपर की ओर रखा है ना। इस तरीके से हम अपने उत्तर देते हैं। जैसे एक प्रश्न पूछा, वह कहाँ बैठी है, तो उत्तर मिलेगा ऊपर की ओर बैठी है ना। तो समझ गए होंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये जो प्रश्न दिए गए ना विद्यार्थी, इसमें आप थोड़ी पहचान याद कर लोगे और आपको जो उत्तर मिलेगा उसके अनुसार करते हैं। जैसे हमने रीतिवाचक में प्रश्न कौन सा पूछा था, यहाँ पर इसमें भी हमने जो कि कैसे और किस प्रकार पूछा था। जहाँ पर कैसे और किस प्रकार आएगा वहाँ रीतिवाचक हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे गाड़ी कैसे चल रही है, मैंने क्वेश्चन पूछा, गाड़ी तेज चल रही है, उत्तर भी ये आ गया, है ना। चलिए अब हम बढ़ते हैं कालवाचक की ओर। काल का अर्थ ही होता है समय। तो वे शब्द जो क्रिया के घटित होने के समय से संबंधित विशेषता को बताते हैं उनको कहते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसे आजकल, कभी, प्रतिदिन, रोज, सुबह, अक्सर, रात को, 4 बजे, हर साल। इनकी पहचान के लिए हमें क्या प्रश्न पूछना चाहिए, कब प्रश्न पूछना चाहिए। जैसे कब आए हो, उत्तर मिलेगा अभी अभी आए हैं, है ना। इस प्रकार से प्रश्न पूछने चाहिए। अब यहाँ पे कालवाचक में इन्होंने 3 प्रकार की चीज़ें बताई हैं। जैसे सबसे पहले काल में होता है प्रातः को आए हो, सायं को आए हो, आज आए हो, अभी आए हो, या कब आए हो, कल आए थे। अवधि में कि हमेशा इसी समय पर आते हो, लगातार आते रहते हो, आजकल। इस चीज़ में हम विद्यार्थियों कंफ्यूज हो जाते हैं, ये वाले हम चीज़ नहीं लगा पाते हैं, अवधि वाले। इसको अच्छे से याद कर लीजिए। तो हमेशा, लगातार, आजकल, सदैव, दिन भर, नित्य, ये सारे किस में आएंगे, कालवाचक में आ जाएंगे। बारंबारता सूचक में नित्य, रोज, हर बार, बहुधा, प्रतिदिन, ठीक है। चलिए अब परिमाणवाचक में आते हैं। परिमाणवाचक जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के परिमाण या मात्रा से संबंधित विशेषता का पता चलता है उनको क्या कहा जाता है, परिमाणवाचक कहा जाता है। और इसके लिए हमें क्या पहचान है, कितना और कितनी प्रश्न पूछने चाहिए। जैसे वह कितना दूध पीता है, वह कितनी मोटी है ना। तो वह कितना दूध पीता है, वह दूध बहुत पीता है। आंसर क्या आएगा इस तरीके से। मैं जितना खाता हूँ ना उतना मोटा होता हूँ, वह थोड़ा ही चल सके। ये सारे क्या हैं, परिमाणवाचक हैं। तो क्रिया विशेषणों की रचना कितने प्रकार से होती है, क्रिया विशेषणों की रचना 2 प्रकार से यहाँ पर बताइए। मूल क्रिया विशेषण होगा कि यौगिक क्रिया विशेषण होगा। मूल क्रिया विशेषण मूलतः ही क्रिया विशेषण होते हैं, अर्थात किसी अन्य अथवा प्रत्यय के योग के बिना ही प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे आजकल, यहीं, इधर उधर, ऊपर नीचे, ठीक चाहे। और यौगिक में क्या होता है कि किसी दूसरे शब्द में प्रत्यय लगकर बनते हैं, इसलिए उनको यौगिक। यौगिक का मतलब ही होता है योग, कोई और चीज़ का योग उसमें होगा। जैसे मैंने बोला शब्द यथाशक्ति, तो यथा में यथा उसमें उपसर्ग जुड़ा है, प्रेम पूर्वक, प्रेम उसमें उपसर्ग जुड़ा है ना। अनजाने, अनजान उपसर्ग जुड़ा है। तो ये सारे शब्द कैसे हैं, यौगिक क्रिया विशेषण है। अब विशेष क्या है, यद्यपि क्रिया विशेषण अविकारी शब्द हैं तथापि कभी कभी क्रिया विशेषण शब्दों में कुछ परिवर्तन आ जाते हैं। जैसे आम अच्छा पका है, लीची अच्छी पकी है, कोट अच्छा धुला है, साड़ी अच्छी धुली है। ये कुछ एक्सेप्शन केस हैं विद्यार्थियों, अन्यथा परिवर्तन नहीं होता है।
अब क्रिया विशेषण संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। कुछ शब्द तो मूलतः क्रिया विशेषण ही होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया आज, कल, अब, तब, यहाँ, जहाँ, ये सारे क्या हैं, क्रिया विशेषण। और कुछ मैंने आपको बताया यौगिक क्रिया विशेषण, वही इसमें रिवीजन करवाया। अब हम जैसे देखते हैं क्वेश्चन, जैसे मुझे मीठा केला बहुत पसंद है। अब यहाँ पर मीठा केला दिया है तो इसलिए यह किसका उदाहरण है, विशेषण का उदाहरण है। ठीक है, लेकिन मैं अगर बोलती हूँ वह बहुत मीठा गाती है, मीठा के साथ में कौन क्या हो रहा है, एक क्रिया हो रही है, इसलिए वह क्रिया की विशेषता क्या है, मीठा होना, इसलिए क्या हो गया, क्रिया विशेषण। वह एक बहुत अच्छी लड़की है, तो अच्छी लड़की है तो विशेषण। वह मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो इसमें देखो आप अंतर देखो, अच्छा लगना, लगना भी क्या है, क्रिया है, इसलिए क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। कई बार हम ऐसे वाक्यों को विशेषण में ही डाल देते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है ना। अब देखते हैं, एक ही वाक्य में आप सारी चीज़ें बता सकते हैं। जैसे इन्होंने बोला आज उसने थोड़ा कम खाया, बच्चा बहुत तेजी से दौड़ रहा है। जैसे यहाँ पे वे शाम को कार से घर पहुंचेंगे, शाम को कालवाचक हो गया, कार से रीतिवाचक हो गया, घर क्या हो गया, स्थानवाचक हो गया। एक ही वाक्य में तीनों चीजें उन्होंने दी हुई है। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। संबंध बोधक, संबंध बोधक में समझ ही गए होंगे, जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य के अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध का बोध कराएगा, वो क्या कहलाएगा, संबंध बोधक अविकारी कहलाएगा। जैसे बच्चे पिताजी के साथ मेले गए, तो बच्चे पिताजी के साथ गए, तो ये क्या हो गया, संबंध बोधक। मैंने घर के सामने कुछ पेड़ लगाए, घर का साथ उनका संबंध है। उसने पोस्ट ऑफिस के निकट बस खड़ी कर दी, वहां पर भी एक संबंध दिखाया गया है। समझ ही गए होंगे आप। तो यहाँ पर देखेंगे उपयुक्त वाक्यों में आप देख रही हैं कि के साथ, के सामने, के चारों ओर, के निकट, के भीतर, के अलावा, की तरफ आदि शब्द प्रयोग रूप में आ रहे हैं। तो इनको ही हम क्या कहते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है, ये विद्यार्थियों मैंने आपको जब कारक बताए थे, कारक में भी मैंने ये चीज़ें आपको याद करवाई हैं। का के की जहाँ आता है वहाँ संबंध कारक हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर संबंध बोधक अवयव का प्रयोग भी तीन प्रकार से होता है। एक तो विभक्ति के साथ होता है, एक विभक्ति के बिना होता है, और एक उभय विभक्ति होता है। जैसे घर के आगे नीम है, तो यहाँ विभक्ति के साथ के विभक्ति लगी है। दर्द के मारे वह करहा रहा है, यहाँ भी के विभक्ति लगी है। मैंने बताया था ना, का, के, की, रा, रे, री, यहाँ पर आता है संबंध कारक। ठीक है, विभक्ति रही, जैसे उसने जीवन पर्यंत अपना वचन निभाया, यहाँ कोई विभक्ति नहीं लगी है लेकिन संबंध कारक है। उभय विभक्ति सहित और विभक्ति रहित दोनों प्रकार से होते हैं। जैसे पत्र द्वारा सूचित करो, विभक्ति रहित हो गया। उसे पत्र के द्वारा सूचना भेजी गई, विभक्ति सहित हो गया। ठीक है, अब बात आती है समुच्चय बोधक, जिसको हम योजक भी कहते हैं। तो दो शब्दों, दो पदबंधों या दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उनको योजक शब्दों का ही व्याकरण में क्या कहलाता है, समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। तो जोड़ने का जो कार्य है वो कौन कौन कर रहा है, और, तथा, एवं। विरोध बताने का कार्य लेकिन, मगर, किंतु, परंतु। कारण बताने का इसलिए, इस कारण, और अंततः, क्योंकि, ताकि। विकल्प बताने का या, अथवा, चाहे। जैसे हम उदाहरण भी देख लेते हैं। मामा जी और पिताजी, मोहन, सोहन तथा मीरा। मैं आना चाहता था परंतु आ ना सका। मैं दिल्ली जा रहा हूं अतः आपसे न मिल सकूंगा। तो यहाँ पे कारण बता दिया इस वाले में। तुम जाओगे या वह जाएगा, तो यहाँ पे विकल्प बता दिया। तो समुच्चय बोधक योजक शब्दों के दो प्रमुख भेद हैं, समानाधिकरण होता है और एक व्याधिकरण होता है। समानाधिकरण में क्या होता है, वे योजक जो दो समान अधिकार वाले अंशों को जोड़ने का कार्य करता है। जैसे इसमें उदाहरण है किंतु, और, अथवा। और व्याधिकरण में क्या होता है, जो एक गौण या एक मुख्य वाक्य में या अधिकाधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। यहाँ से आपसे प्रश्न बहुत कम पूछता है, आपको बस पता होना चाहिए कि क्या क्या है। ठीक है विद्यार्थियों, चलो अब बढ़ते हैं विस्मयादि बोधक में। विस्मयादि बोधक जो हमें हैरान करने वाली चीजें होती हैं, इसी को हम विस्मय आदि प्लस बोधक। वे शब्द जो आश्चर्य यानी कि हर्ष, घृणा, दुख, पीड़ा आदि मनोभावों को प्रकट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। जैसे यहाँ देखेंगे विस्मय वाले शब्द कौन से होते हैं, ओहो, अहो, अरे, हे क्या। हर्ष वाले कौन से होते हैं, वाह, क्या खूब, बहुत अच्छा, अति सुंदर। शोक वाले कौन से होते हैं, उफ, हाय, ओ माय गॉड, हम बोलते हैं ना ऐसे। तिरस्कार वाला छी छी, कितना गंदा है, नहाया तक नहीं है। प्रशंसा में शाबाश, बहुत अच्छी लड़की है यह। चेतावनी में बच्चों सावधान हो जाओ, शेर आने वाला है।
स्वीकृति में देखेंगे अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है, मैं समझ गई, मैं ऐसा ही करूँगी, हम ऐसे बोलते ना। संबोधन में है अजी, सुनते हो, अक्सर महिलाएं घरों में प्रयोग करती हैं। संवेदना, हाय राम, तोबा तोबा। चलिए विद्यार्थी, लास्ट है निपात, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, केवी का फेवरेट टॉपिक है ये, यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। निपात क्या होते हैं? कुछ अव्यय शब्द वाक्य में किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का क्या देते हैं? बल देते हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? निपात कहते हैं। यानी कि ये एक तरीके से बल देने का कार्य ही ये वाक्य करेंगे, ये शब्द करेंगे। विशेष प्रकार का बल या अवधारणा देने के कारण इनको अवधारक शब्द भी कहा जाता है। तो आपसे निपात की जगह वो क्या कह सकता है? अवधारक शब्द भी प्रयोग कर सकता है, तो ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे आपको ही करना होगा यह काम, मुझे ही क्यों परेशान करते हो, तो यहाँ पर मुझे ही, आपको ही, हम भी चलेंगे, जल्दी क्या है। तो ये सारे शब्द कैसे हैं? ही, भी, तो, तक, मात्र, भर, ये सारे शब्द कैसे हैं? जो इस पर जोर दे रहे हैं। खबर तक नहीं दी तुमने, यह काम तो कर तो लेने दो, है ना। इस तरीके से जो शब्द आते हैं उनको क्या कहा जाता है? निपात कहा जाता है। अब देखो, अव्यय का पद परिचय भी यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है। जैसे वह कहाँ गया, अब कहाँ का पद परिचय, पद परिचय पूरा एक टॉपिक है 10th क्लास का, यदि आप कहेंगे तो मैं उसको उपलब्ध करवा दूंगी आपको। तो पद परिचय में जैसे कहाँ है, कहाँ क्या है? एक अव्यय है, क्रिया विशेषण है, स्थानवाचक है, स्थान की विशेषता बता रहा है, और क्रिया का विशेषण है, ठीक है। चलिए अब हम ओवरऑल रिवाइज कर लेते हैं जो हमने अभी तक पढ़ा है। सबसे पहले, अव्यय या अविकारी शब्दों में व्याकरणिक कोटियां, लिंग, वचन आदि के प्रभाव में कोई परिवर्तन नहीं आता। क्रिया की विशेषता बताने वाले अव्यय क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक, 4 भेद हैं। रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, याद कर लीजिएगा विद्यार्थियों। संबंध बोधक शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य के अन्य शब्दों से उसका संबंध क्या करते हैं? ध्यान रखिएगा, संबंध बोधक संज्ञा या सर्वनाम के बाद ही प्रयुक्त होते हैं, ठीक है, इसलिए क्या कहलाते हैं? संबंध बोधक। दो शब्दों, पदबंधों या वाक्यों को जोड़ने वाले योजक शब्द क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक कहलाते हैं। समुच्चय बोधक शब्दों के भेद हैं समानाधिकरण और व्याधिकरण। विस्मयादि बोधक शब्द मनोभावों को बोध कराते हैं। विस्मय, हर्ष, शोक, तिरस्कार, प्रशंसा, चेतावनी, स्वीकृति, संबोधन, संवेदना। वे अव्यय शब्द जो किसी शब्द या पद के बाद आकर उसके धैर्य में विशेष बल ला देते हैं उनको क्या कहते हैं? निपात कहते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमारा आज अव्यय टॉपिक भी समाप्त हुआ। और विद्यार्थियों, आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को 11th की आरोह भाग या पत्रकारिता के कुछ प्रश्न आप लोगों को उपलब्ध करवाऊंगी। पहले हम व्याकरण खंड को पूरा करेंगे, क्योंकि अभी तक भी हमारे व्याकरण खंड में टॉपिक बचा हुआ है वाच्य, पद परिचय, अलंकार। और अलंकार विद्यार्थियों ऐसा नहीं है कि जैसे यूट्यूब पे एक दिन में 2 या 3 ही अलंकार करवा रहे हैं। मैं ओवरऑल आपको एनसीईआरटी के पूरे अलंकार रिवाइज करवा दूंगी एक ही बार में। जो हमने पढ़ा है एटलीस्ट वो रिवीजन हो जाए हमारा, वो रिवाइज रहे। और इसकी पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम लिंक को आप ज्वाइन करें। वहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ कुछ चीज़ें अपडेटेड करती रहती हूँ, देती रहती हूँ कोई ना कोई पीडीएफ आप लोगों को। और मैंने संज्ञा सर्वनाम की वीडियो भी आप लोगों को उपलब्ध करवा दी है। और विद्यार्थियों, पद परिचय, वाच्य, ये टॉपिक तो हमारे अभी बचे ही हैं। एक बचा है पदबंध टॉपिक, ठीक है, अलंकार बचा है। तो 3 से 4 टॉपिक ही व्याकरण के हमारे बचे हैं। इसको हम समाप्त करने के बाद हम किताबों की ओर बढ़ेंगे। और किताबों में मैं आपको पत्रकारिता के प्रश्न उपलब्ध करवाऊंगी। पत्रकारिता आपका अच्छा खासा पोर्शन आएगा, 11th-12th में ये लगा हुआ है, पीजीटी के लिए है ये। जो विद्यार्थी पीजीटी के लिए डेडिकेट हैं 2023 में, जिनको पीजीटी टीचर बनना है, तो वो अवश्य चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पत्रकारिता के प्रश्न जितने भी सीबीएसई ने अभी तक उपलब्ध करवाए हैं स्कूलों में, केवीएस में, नवोदय में, वो सारे प्रश्न मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊँगी और हम सारे प्रश्न करेंगे। मिलते हैं विद्यार्थियों अगली वीडियो में कुछ अच्छे के साथ, कुछ नए के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।